जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम हिंदी शब्द विचार पर बात करने वाले हैं। इसकी अर्थ, परिभाषा तथा भेदों के बारे में जानेंगे कि शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इससे पहले हमने संपूर्ण वर्णमाला पर विषय पर बात की थी और संपूर्ण वर्णमाला का निष्कर्ष हमने निकाला था और विधिवत ढंग से हमने वर्णमाला का विवेचन किया था। आशा ही वह आपको अवश्य समझ आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां पर से वीडियो देख सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा विषय रहेगा हिंदी शब्द विचार अर्थ परिभाषा भेद। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा जान लेते क्या होते हैं शब्द। जैसे वर्ण की परिभाषा थी कि दो वर्णों के परस्पर मेल को भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता था। लेकिन अब शब्द की परिभाषा क्या होगी? शब्द की परिभाषा होती वर्ण या वर्णों यानी ध्वनि वर्णों का एक ऐसा स्वतंत्र समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है, वह शब्द कहलाता है। ठीक है ना। वर्णों का यानी ध्वनि ध्वनि ही वर्ण है। ठीक है ना। उनका एक स्वतंत्र समूह जो निश्चित अर्थ देता है, क्योंकि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ शब्द जरूर निकलता, अर्थ उनका जरूर होता है। ठीक है ना। तो अब बात करें, क्या करें शब्द भंडार की। दूसरे नंबर पर आता शब्द भंडार। ठीक है ना। शब्द भंडार की अगर बात करें, किसी भाषा, क्या कहा, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द सभी शब्दों का को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार, ठीक है ना, निरंतर घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। निरंतर जो है वो क्या है? निरंतर घटता बढ़ता रहता है। अतः किसी भाषा के शब्द भंडार के वे शब्द जो प्रचलन में नहीं होते हैं हटते जाते हैं और प्रचलन में आ जाने के कारण कुछ नए शब्द समय समय पर जुड़ जाते हैं। क्या कहा शब्द भंडार? कि किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है, क्योंकि शब्दों का समूह जब जुड़ जाता है तो विशाल अर्थ भाषा की प्रांगणता वो स्थापित कर लेती है। इसलिए कहते हैं कि वाक्पटुता उसी के अंदर होती है जिसके अंदर शब्द भंडार होते हैं। शब्दों का अथाह समूह जिसके पास होता है उसके अंदर वाक्पटुता होती है। और वाक्पटुता का मतलब है भाषा को जानना और उसे विधिवत रूप से कैसे प्रयुक्त करें। जैसे हम बात करें, ठीक है, उदाहरण यहाँ पे हमने दे रखा है। दूरदर्शन हो गया, संगणक हो गया, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन हो गया, किलो हो गया, पॉलिथीन हो गया, आकाशवाणी हो गया, दूरसंचार केंद्र। और नए शब्द बड़े हैं तो रत्ती, तोला, शेर, ठीक है ना, छटांग जैसे शब्द लुप्त हो गई। ये अब लुप्त हो गए। अब नई नई चीज आ गई। क्या आ गई? दूरदर्शन, ये भी आधुनिक शब्द है। संगणक, ये भी आधुनिक शब्द है। इलेक्ट्रॉन, ये भी आधुनिक शब्द है। किलो, ये भी आधुनिक शब्द है। पॉलिथीन, ये भी आधुनिक शब्द है। आकाशवाणी आधुनिक शब्द है। लेकिन नए शब्द, ये सब नए शब्द है, आधुनिक शब्द है। ठीक है। जैसे ये पुराने शब्द है प्राचीन काल के, ये लुप्त हो गए। जैसे कहते थे ना कि रत्ती भर अकल नहीं है, एक तोला, ये एक शेर दे दो। ठीक है। शेर मतलब, ठीक है ना, एक शेर चावल, एक शेर दाल, एक शेर, ऐसे ऐसे शेरों में मिलता था पहले, किलो में नहीं मिलता था लेकिन शेरों में। छटांग, ठीक है, छटांग का मतलब हो गया चुटकी बार। ठीक है ना। तो ये शब्द अब देखने को नहीं मिलते, ये लुप्त हो चुके हैं। लेकिन नए शब्द, आधुनिक शब्द आ गए हैं। जैसे मोबाइल हम कह सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह हम कह सकते हैं जो आधुनिक थे। ठीक है ना। तो ये शब्द भंडार हो गया हमारा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे शब्द भंडार बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। अब हम शब्दों का अगर वर्गीकरण करें, शब्दों का वर्गीकरण करते समय यह जानना आवश्यक है कि उस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, वह किन किन अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है, उनकी रचना आधार क्या है, प्रयोग के आधार पर वह किस तरह शब्द का प्रयोग और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर सामान्यतः विकारी अविकारी किसके अंतर्गत आते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि शब्द तो हमने प्रयुक्त कर लिया, लेकिन वो जिस
तरीके से उदाहरण हम समझेंगे। माना ईश्वर ने, भगवान ने जो मनुष्य को जन्म दे दिया। अब जन्म देने का मतलब कि उसका अर्थ क्या है, जन्म लेने का उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोग क्या रहेगा, उसका इतिहास क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ है, और उसकी रचना निर्माण कैसा हुआ। वैसे ही शब्द भी है। शब्द का जब निर्माण हो गया, जब उसको बना दिया, तो वो अर्थ क्या होगा इसका, और उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, वो स्रोत यानी निकला हुआ कहां से है, और रचना उसकी बनावट कैसी होगी, वो प्रयुक्त तो कैसे होंगे। इसी तरीके से शब्दों के विवेचन के आधार पर यानी वर्गीकरण के आधार पर मुख्य चार भेद बांटे गए हैं। चार आधार पर इसको बांटा गया है। नंबर 1 है अर्थ के आधार पर, नंबर 2 है प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 है इतिहास है स्रोत के आधार पर, नंबर 4 हो गया रचना के आधार पर। इन्हीं चारों वेदों को हम जानेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब कई प्रश्न बनता है कि शब्दों का वर्गीकरण करें, शब्द कितने प्रकार के होते थे, 4 प्रकार के माने गए हैं। इन चारों की दृष्टि से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम अर्थ की दृष्टि से हम इसको बात करेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कैसे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आधुनिक ढंग से और विधिवत ढंग से जो हम पूरी संपूर्ण व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का जो हम यहाँ पर विवेचन कर सकें। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद की बात करें, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। अर्थ का मतलब जो शब्द हमने प्रयोग किया, माना हमने कपड़ा प्रयोग किया, ठीक है ना, तो कपड़ा सार्थक, उसका सार्थक का मतलब है जिसका कुछ अर्थ पड़ रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है। निरर्थक का मतलब बेकार। या जब हम शब्द प्रयोग करें, या तो उस कुछ अर्थ उसका होगा, मालूम उसका होगा, कुछ प्रभाव उसका पड़ो, या बेकार का शब्द, फालतू का शब्द जब बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 2 प्रकार के अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द बताए हैं। कौन से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में रूप में आकर अपना कोई अर्थ प्रकट करे, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, पीपल, आम, बालक, पर्वत, मोहन, वाराणसी। आम कपड़ा का मतलब पहने के काम आता है, पीपल जो है वो एक वृक्ष है, आम जो है फल है, बालक जो है, ठीक है ना, पर्वत जो है, मोहन जो है, वाराणसी एक स्थान है, पवित्र स्थान माना गया है, ठीक है ना। इन सभी का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर है, ठीक है ना। ये बेकार के शब्द नहीं है, इनका होने का मतलब इनका कुछ प्रभाव है, ठीक है। अब दूसरी बात करें हम निरर्थक शब्द की। निरर्थक का मतलब निर मतलब बेकार अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। वे शब्द जो सार्थक शब्द के साथ अथवा कभी कभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो जाते, किंतु उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वह भाषा में वैसे ही होते हैं। जैसे किसी 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 बकरी के गले में भी एक थन होता है। कहा ना, बकरी के गले में एक थन होता है। सूत्र भी, श्लोक भी है उसका, अजा गलस तनस्तेवा तस्य जन्म निरर्थक। धर्मार्थकम मोक्षाणम वैक्षक्षुणम कलाश्चा अजा गलस तनस्तेवा तस्य जन्म निरर्थकम, ठीक है ना। बकरी के जो गले में थन होता है, मूर्ख का जीवन उसी प्रकार से होता है, वो बेकार का होता है, उससे न दूध निकलता है, ना उस बकरी की शोभा होती है, ठीक है ना। ये हो गया निरर्थक, बेकार। अब जैसे रोटी, रोटी के साथ हम बोलते हैं ना रोटी ओटी, अरे रोटी तो सार्थक शब्द हो गया, लेकिन ओटी क्या हुआ, पानी वानी। अब पानी तो है लेकिन वानी क्या है, ठीक है ना, ये बेकार का शब्द हो गया। लोटा ओटा, अब लोटा ओटा क्या हुआ, लोटा तो है लेकिन ओटा क्या हुआ, ठीक है ना। ये लोटा तो सार्थक शब्द हो गया, ओटा क्या हुआ भाई, ऐसे ही बेकार। दिल्ली बिल्ली, क्या बोलते ना, दिल्ली बिल्ली गए कभी, तो दिल्ली तो ठीक है लेकिन बिल्ली क्या हुआ, ठीक है। तो ये अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक का मतलब जिनका कुछ अर्थ पड़ता है, प्रभाव पड़ता है दूसरे पर, उसको ज्ञान मिलता है, लेकिन निरर्थक शब्द जो बेकार की क्रियाएं मानी जाती है, ठीक है। दूसरा हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होगा उत्पत्ति के आधार पर। अब शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, क्योंकि शब्द लिया गया है, ट्रांसलेट हुआ उसका, ठीक है, किस लिपि से, किस आधार से उसको लिया गया है, वो सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उत्पत्ति
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित चार भेदों में बांटा गया है इसको, ठीक है ना, चार भागों में बांटा गया। क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है ना। सबसे पहले तत्सम शब्द की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंदी व्याकरण का एक मेन हिस्सा होता है, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या कहा? हिंदी भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जिन्हें हम शुद्ध रूप से कहते हैं वे संस्कृत से लिए है। हिंदी का मूल स्रोत संस्कृत भाषा ही है, अतः संस्कृत में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति के शब्द जो उसी रूप में वैसे ही तत्सम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का मतलब हिंदी की जो मातृभाषा है वो संस्कृत है, संस्कृत से ही ली गई है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर सीधे सीधे प्रयोग क्या होगा? तत्सम का मतलब, तत्सम का मतलब है जो संस्कृत ही है लेकिन हिंदी में प्रयोग हो रहा है। जैसे हम प्रातः काल लिखते हैं तो प्रातः काल जो है वो तत्सम शब्द हो गया, संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना, लेकिन हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं उसका, प्रातः काल, ठीक है। जैसे माता पिता, चंद्रमा सूर्य, दिवस धरा, नवदेश, विदेश, मस्तक, ये क्या है? सब तत्सम शब्द हो गए, ठीक है ना। अब चंद्रमा, चंद्रमा, सूर्य, ठीक है ना, दिवस, सूर्य को हिंदी में क्या कहें? सूरज कहेंगे, चंद्रमा को चांद कहेंगे, ठीक है ना, धरा को धरती कहेंगे, नभ को आकाश कहेंगे, देश को स्वदेश कहेंगे, ठीक है ना। ये शब्द है लेकिन ये तत्सम के शब्द है सब। अब तद्भव की बात करें, अगर तत्सम समझ लिया, तद्भव की बात करें, तत् मतलब उसी का, भव मतलब अर्थ, तत् मतलब उसी का, भव मतलब अर्थ, ठीक है, उसी का अर्थ, किसका अर्थ? संस्कृत का अर्थ। जन्म होना अर्थात जो सब तत्सम शब्द से प्रयुक्त हुआ हो, उत्पन्न हुए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। मस्तक से मात, अब हम क्या कहा? जो तत्सम से निकले हुए शब्द है वो तद्भव कहलाते हैं, यानी उसी का भाव अर्थ, ठीक है। जैसे कि बात करें, माता से माँ बना, माता संस्कृत का हो गया और माँ जो है ये हिंदी का हो गया, चांद वाला, ठीक है। चांद से चांद हो गया, सूरज से सूरज हो गया, दिव से दिन हो गया, धरा से धरती हो गया, धरित्री भी इसको कहा जाता है, देश से देश हो गया, विदेश से विदेशज हो गया, ठीक है ना। तो ये उसका हो गया। और विदेशज शब्दों की बात करें अगर नंबर गा पे, देशज वे शब्द, सॉरी देशज, ठीक है ना, देशज वे शब्द जो भाषा में न तो संस्कृत है से आए हैं और न उनसे बने हैं, वरन स्थानीय स्तर पर निर्मित होकर के भाषा के अंग बन गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात क्या हुई? तत्सम की बात की है जो संस्कृत का ही रूप है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। तद्भव की बात की जो संस्कृत का अर्थ है, तत्सम का जो अर्थ है यानी हिंदी अर्थ है वो तद्भव हो गया। अब देशज की बात की है कि जो न देश संस्कृत तत्सम है, न तद्भव है, न संस्कृत का है, न हिंदी का प्रयोग हुआ है, बल्कि स्थानीय भाषा के आधार पर प्रयुक्त हुआ, ठीक है ना। स्थानीय भाषा कई सारी हो सकती है, जैसे हमने कहा लड़का, कहीं लड़का कहते हैं, कहीं लौंडा कहते हैं, या कहीं अन्य चीजें कहते होंगे, ठीक है। कहीं पगड़ी कहते हैं, कहीं सांपा कहते हैं, ठीक है। अनेकों चीज नाम है इसके, एक नाम नहीं है, अनेकों नाम है। तो ये स्थानीय आधार पर होता है और जो स्थानीय आधार पर होता है वो देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। कहीं खेत को खेत बोलते हैं, कहीं क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना, अनेकों अनेकों नाम हो गए। तो ये स्थानीय आधार पर यानी देशज शब्द कहलाते हैं। जो हमारे स्थानीय क्षेत्रीय अनुसार बोले जा रहे हैं वो देशज शब्द हो गया, ठीक है ना। देशज का मतलब देश की भाषा नहीं, देशज मतलब स्थानीय आधार पर। अब विदेशज की बात करें नंबर 4 पे, विदेशी शब्द कौन थे? भाषा रचना का नियम है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का समावेश उनके कारणों से होता है। ये कारण राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। इन विभिन्न कारणों से विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन किसी में होता है और वे कालांतर में भाषा के अंग बन जाते हैं। खड़ी बोली में हिंदी में हजारों शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए। कहने का मतलब हिंदी एक ऐसी भाषा है जहां अनेकों भाषाओं के शब्द बोले जाते हैं। उर्दू भी बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के शब्द कौन से? टिकट, रेल, बाबू, रूमाल, चाय, ये सब विदेशी शब्द है, हम हिंदी में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो
तो विदेशी शब्द मतलब विदेशी शब्द है, लेकिन हम हिंदी में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो विदेशी शब्द हो गया। जैसे बताया टिकट, ठीक है ना, टिकट आ गया, रेल आ गया, रुमाल आ गया, रुमाल एक विदेशी शब्द हो गया, मशीन आ गई, ये मशीन, रेलवे स्टेशन आ गया, ये क्या विदेशी शब्द कहलाता है, ठीक है ना। और कुछ अब विदेशी शब्दों का हम अन्य उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में हो गया, अंग्रेजी में विदेशी शब्द ये सब हिंदी में प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी, जापानी, सब हम हिंदी में इसका प्रयोग। अभी आप जानेंगे कि क्या आज तक जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो इतनी भाषाओं का, इतनी सारी लिपियों का हम अपनी हिंदी में प्रयोग करें। हिंदी वास्तव में जो है वो समावेशी और मातृभाषा इसलिए कहलाती है कि वो अनेकों भाषाओं को अपने अंदर समाहित करी हुई है। अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, कॉलेज, ठीक है ना, कॉलेज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय, लेकिन कोई विश्वविद्यालय नहीं बोलता उसको, उसको सब कॉलेज, कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है ना, प्लेटफार्म हो गया, स्टेशन हो गया, रेल हो गया, रेडियो हो गया, मास्टर हो गया, मशीन, पेन, पेंसिल, साइकिल आदि, ये अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। अब फारसी की अगर बात करें, फारसी नमक हो गया, खमाल हो गया, बीमार हो गया, गंदगी हो गया, चश्मा हो गया, जमींदार हो गया, जमीन, जर, दुकान, अनार, आदमी। अब हिंदी में प्रयोग करते हैं ना इसका, लेकिन शब्द कौन से हैं, फारसी से, फारसी के शब्द है, लेकिन हिंदी में हम प्रयोग करें। अरबी की बात करें, कलम, औरत, खत, कानून, कैदी, औलाद, अमीर, ठीक है ना, अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग किसके हैं, शब्द किसके हैं, अरबी के। अब तुर्की की बात करें अगर, बारूद, तोप, दरोगा, कैंची, लाश, बहादुर, शब्द किसके हैं, तुर्की के। अब 5वें नंबर पर बात करें पुर्तगाली की, फीता, साबुन, तंबाकू, चाबी, कमीज, तौलिया, ठीक है ना, शब्द किसके हैं, पुर्तगाली के। नंबर 6 पर अगर बात करें फ्रांसीसी, पुलिस, कर्फ्यू, विगुल, शब्द किसके हैं, फ्रांसीसी का, प्रयोग कहां करते हैं, हिंदी में। अब चीनी भाषा का बात करें, तूफान चीनी शब्द है, पटाखा चीनी शब्द है, चाय चीनी शब्द है, ठीक है ना। अब यूनानी की बात करें अगर, यूनानी स्टेट की, तो एटम, टेलीविजन, डेल्टा, ये सब क्या यूनानी शब्द है। जापानी की बात करें अगर, ठीक है ना, रिक्शा आदि, ये सब इसलिए एक विदेशी शब्द है कि हम हिंदी में प्रयोग करें। विदेशी शब्दों को हमने समावेश किया और हिंदी को एक रूप दिया है। क्या इसलिए कहा कि हिंदी जो है खड़ी बोली, हिंदी में हजारों शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं वास्तव में, ठीक है ना। स्वभावता आ गए, स्वभाव के कारण आगे, बोलचाली के कारण आगे, ठीक है ना। हम कई बार भी क्या करते हैं, अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में भी हम अगर 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो हम उसी भाषा को अपनी भाषा में जोड़ करके कहने लगते हैं, ठीक है ना। ये स्वभाव था, ऐसा होता है। अब बात करें हम व्युत्पत्ति के आधार पर। अब शब्द की व्युत्पत्ति कैसी, यानी व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार अथवा बनावट की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है और योग रूट होता है। 3 प्रकार के माने गए। सबसे पहले हम रूढ़ को जानेंगे। अब रूढ़ का मतलब, क्योंकि हमें जो हेडिंग है, हेडिंग से ही जानना है कि अर्थ क्या है इसका। रूढ़ का मतलब होता है, जैसे घरों में भी कहते हैं रूढ़ी विचारधारा का, यानी पुरानी विचारधारा का, यानी वे शब्द जो परंपरा के आधार पर निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग आते हैं, यदि उनके टुकड़े कर दिए गए तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो प्राचीन काल से हम लेते आ रहे, कमल, उदाहरण दिया है, कमल, बहुत पहले, हजारों साल पहले भी उसको कमल ही बोलते थे और आज भी उसको कमल ही बोलते हैं। यानी प्राचीन काल से जो शब्दों का प्रयोग हो आज भी हम कर रहे हैं वो रूढ़ शब्द हो गया। आकाश, धरती, बेटा आदि सब रूढ़ शब्द है। क्या याद रखना, रूढ़ शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों को हम प्राचीन काल से हूबहू एक जैसा प्रयोग करे हैं वो रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। यौगिक शब्द की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से पदों को मिलकर बने होते हैं। टुकड़े करने पर भी उनका अलग से भी कोई निश्चित अर्थ होता है जैसे, ठीक है। यौगिक का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, यानी दो शब्दों का एक ही शब्द, अर्थ दो होंगे उसके लेकिन शब्द एक होगा। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर। अब रसोई क्या है? किचन कहते हैं, ठीक है, जहां खाना बनाया जाता है, पाकशाला जिसे कहते हैं। और घर का मतलब घर ही हो गया, ठीक है ना। तो दो शब्द है इसमें, एक रसोई और एक हो गया घर। इसलिए दो शब्दों का जो जोड़ा होता है एक साथ बनाया जाता है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अब गौशाला है, गौ का मतलब गाय, शाला मतलब घर, गाय का घर। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी का मतलब तीन, नाथ का मतलब स्वामी, 3 लाख नाथों का स्वामी, जनगण मन अधिनायक आदि। तो ये क्या है? यौगिक का मतलब हो गया जो दो शब्दों का जोड़ा बनाया जाता है, युगल शब्द भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। बात करें अगर नंबर गा पे योगरूढ़ शब्द की, योगरूढ़ शब्द कौन होते हैं? जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्द यौगिक है, किंतु अपने प्रयोग में अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो गया है, अर्थात भिन्न अर्थ निकलने पर भी विशेष अर्थ में वही रूढ़ शब्द हो गया। कहने का मतलब जो यौगिक भी है लेकिन रूढ़ भी है। अब पहले हमने रूढ़ की बात की थी, रूढ़ का मतलब था जो प्राचीन काल से हम एक जैसा ये प्रयोग कर रहे हैं वो रूढ़ शब्द हो गया। दूसरे नंबर पे हमने बात की यौगिक शब्द जो युगल जोड़ा दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, अर्थ उनके अलग अलग है, तो वो यौगिक हो गया। अब योग रूढ़ की बात करें, जो यौगिक भी है और रूढ़ भी है, यानी युगल शब्द भी है और प्राचीन काल में से ही प्रयोग किया जा रहे हैं। अर्थ हो गया उसका, जैसे हम कहेंगे पंकज, पंख का मतलब कीचड़ होता है और जा का मतलब उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न हुआ पंकज, अर्थ क्या निकलेगा? कमल। प्राचीन काल में भी कहते थे, यौगिक शब्द भी हो गया और रूढ़ शब्द भी हो गया। लंकेश, ठीक है, लंकापति रावण। अयोध्यापति, अयोध्या का पति यानी स्वामी। हिमालय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। देव नदी, देव का मतलब देवता, नदी देवताओं की नदी आदि। ये शब्द क्या है? ये सब रूढ़ भी और यौगिक भी। जैसे मच्छर, सेवा घास, सेवार घास, काई पौधा, तो ये शब्द क्या है? रूढ़ भी है और यौगिक भी हो जाएंगे, ठीक है। लंकेश अर्थात लंका का राजा, रावण के अलावा रावण से पहले भी कोई लंका का राजा रहा होगा, रावण के बाद भी विभीषण लंकेश का राजा बना, किंतु लंकेश कहने पर रावण का ही बोध होता है। इसी प्रकार अयोध्यापति राम है, हिम का आलय हिमालय है, पर्वत विशेष के लिए देव नदी गंगा के लिए रूढ़ हो गई, ठीक है ना। सामने बात समय हमने क्या समझे, जो योगी भी और रूढ़ भी हो युगरूढ़ कहलाते हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे, आखिरी टॉपिक जो होगा इसका, प्रयोग के आधार पर। अब हम शब्दों तो लिख दिए लेकिन उसका प्रयोग कैसे होगा? क्या कहा? कहा क्या? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब जिससे कुछ विकार उत्पन्न होता है, यानी शब्द हमने कहा और उससे विकार उत्पन्न हो गया। माना सामने से कोई आ रहा है और हमने अब शब्द उसको लेप कह दिया तो वो मार धार पर उतर आएगा, हाथ या पिटाई लड़ाई वगैरह करने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि विकार था शब्द में द्वेष थे, अवगुण थे। और अविकारी का मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता। हमने कहा कि आइए आइए स्वागत है आपका, आप बैठिए चाय पानी पीजिए, तो ये क्या हो गया? अविकार, कोई विकार उत्पन्न नहीं था, सामने वाला हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। तो हमने क्या समझना, विकारी का मतलब जिन शब्दों में कुछ अपवाद होता है, जो गलत धारणाएं रखता है, वो अविकारी शब्द हो गया। और विकारी शब्द और अविकारी का मतलब जो शांति प्रतीक शब्द होते हैं, जो सम्मान दिलाते हैं, वे अविकारी शब्द हो गया, ठीक है। वे शब्द जिनके शुरू में वाक्य रचना के संदर्भ में परिवर्तन हो जाता है, इनका परिवर्तन व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है, ठीक है, संज्ञा के अनुसार होता है, सर्वनाम के अनुसार होता है, विशेषण के आधार पर होता है और क्रियापद के आधार पर होता है। आखिरी हम बात करेंगे अविकारी शब्द की, ठीक है ना। अविकारी जैसे बताया हम कि जैसा कि सबसे ही संकेत हो रहा है कि वाक्य में प्रयोग ये अपरिवर्तनशील ही रहते हैं,
अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द भी जाना जाता है। इन अविकारी शब्दों में निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबोध विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये शब्दों का वर्गीकरण हमने किया, 4 प्रकार के बताए थे। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, ठीक है ना, व्युत्पत्ति क्या यानी बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक है ना, और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद और अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भेद। इन चारों प्रकार के शब्दों को हमने जाना। आशा है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। और आपको अगर संपूर्ण इससे पहले की व्याकरण समझनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाए और वहां से उसको देख सकते हैं। हमने पार्ट वाइज बना रखा है, ये 8वां पार्ट आज है और इससे पहले के 7 पार्ट आप वहां देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।